अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं फेस टू फेस। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। आज इमरान खान साहब की तीसरी मुबैना ऑडियो लीक सामने आ गई। वो सारा दिन चलती रही है, उसका कंटेंट क्या है वो आपने सुना होगा। लेकिन इन ऑडियो लीक्स का एक बाकायदा मकसद, एक पैटर्न नज़र आ रहा है। वो ये है कि इमरान खान ने तहरीके अदम एतमाद के बाद जो एक बयानिया बनाया था उसमें से हवा निकाली जाए, उसको पंक्चर किया जाए। जो तीसरी ऑडियो लीक है, ये नज़र यूँ आ रहा है कि ये ऑडियो लीक्स अगर ना आती, वाकई अगर ना आती, तो हुकूमत के पास क्या तरीका था इनको काउंटर करने का। जो इमरान खान का नैरेटिव था, जो इमरान खान का बयानिया था कि जनाब बैरूनी साजिश के तहत उनकी हुकूमत गिराई गई। दूसरा ये था कि मेरे लोग खरीदे गए। ये तीनों बल्कि जो ऑडियो लीक्स आई हैं मुबैना तौर पे, उनके अंदर इसी मामले के हवाले से बात की गई है सारा कुछ। इमरान खान साहब ने तो आज जलसे के अंदर कहा है कि डीप फेक ऑडियो वीडियो भी आ सकती है, और एक उन्होंने वहाँ पे एक ट्रेलर भी दिखाया कि किस तरह नवाज शरीफ साहब की क्या एक उन्होंने ऑडियो चला के वहाँ पे दिखाई। अच्छा, पार्टी मौक़िफ़ भी आपने सुना है। असद उमर साहब बात कर रहे थे, शहबाज गिल साहब इसके बारे में बात कर चुके हैं कि ये मुख्तलिफ पार्ट्स आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उठाए गए हैं और उनको जोड़ा गया है। शहबाज गिल साहब ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब किसी PMLN के बंदे का जिक्र कर रहे थे कि उन्होंने किसी को कहा होगा कि मुझे फलां का फ़ोन आया, PMLN का बंदा, उसने कहा कि मैंने 5 बंदे तोड़ लिए, तो वो फिक्रा बीच में से उठाया और वो यहाँ पर एक उसका पूरा कॉन्टेक्स्ट बना दिया। लेकिन सवाल अभी भी बहुत अहम यहाँ पर ये है, ये कर कौन रहा है? ये सब कुछ एक स्ट्रेटेजिक तरीके से किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ वाले ये कहते हैं कि हमें पता है कि ये कौन कर रहा है। पूछते हैं आज कि तहरीक इंसाफ वालों को क्या पता है कौन कर रहा है। अलबत्ता वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि मैं 2 टोक अल्फाज में बता सकता हूँ, अभी आपको सुनवाया भी, कि ये किसी एजेंसी का काम नहीं है, ये हमारी एजेंसी नहीं, ये किसी बैरूनी एजेंसी का भी काम नहीं है। उन्होंने बगैर इंक्वायरी मुकम्मल हुए पहले ही उन्होंने कह दिया कि जनाब ये कोई काम नहीं, फ़ोन हैक करना तो मसला ही कोई नहीं रह गया हुआ। अब हैकर कौन है, सबको इस पर अपने अपने तुक्के ही लगाने होंगे ये कौन है। और हुकूमती या रियासती सतह पे तो मेरा ख्याल है कि उम्मीद छोड़ दी जाए। ज़ाहिर है क्योंकि जिन्होंने इंक्वायरी करनी है वो कह रहे हैं कि उन्होंने पहले ही बरी ज़िम्मा करार दे दिया है यूजुअल सस्पेक्ट्स को, तो उस पर क्या कहा जा सकता है। आज ये भी बात करेंगे कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ये जो वीक गुजरा है, बड़ी अहम 2 स्टेटमेंट्स दी। एक स्टेटमेंट उनकी थी कि फ़ौज सियासत से दूर रहेगी, दूसरी उन्होंने अपनी एक्सटेंशन के हवाले से बात की थी। और ये दोनों बयानात बहुत अहम है। एक तो आर्मी चीफ की तरफ से आ रहे हैं, और दूसरा ये कि इस वक्त मुल्क के अंदर जो मामलात हैं वो इनके साथ कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। ऐसे लगता है कि हुकूमत जो है, और ये हुकूमत कह रही है, ख्वाजा आसिफ साहब इस बाबत ये कह चुके हैं कि लॉन्ग मार्च जो तहरीक इंसाफ करना चाह रही है वो आर्मी चीफ की नई तकरीर के हवाले से उस वजह से करना चाह रही है। ये अल्फाज थे ख्वाजा आसिफ के हॉल पड़ रहे हैं इमरान खान को नई तकरीर की वजह से, इसी वजह से ये लॉन्ग मार्च सब मामला चल रहा है। अब दूसरा ये है कि लॉन्ग मार्च हो जाता है, लॉन्ग मार्च होता है। इमरान खान साहब ने आज एक और अपना अगला अमल बताया। उन्होंने कहा है कि जेल भरो तहरीक का ऐलान हम कर सकते हैं। अब जेल भरो तहरीक का ऐलान होता है, यहाँ से फिर वो हल्फ ले रहे हैं और वो कह रहे हैं कि विद फुल फोर्स हम इस्लामाबाद पे जाएंगे। और दूसरी तरफ से राना सनाउल्लाह साहब वो किसी किस्म का उसमें कोई इबहाम नहीं रखते। वो कहते हैं कि फोर्स का हम भी फिर ब्रूट यूज़ करेंगे। ये सूरत हाल जब सारी पैदा होगी और एक तसादुम की कैफियत होगी, जिसको शेख रशीद साहब कहते हैं कि खूनी मार्च इसको ना बनाया जाए, तो क्या फिर फ़ौज खुद तो चाहती है कि वो सियासत से दूर रहे, लेकिन क्या वो खुद को सियासत से दूर रख पाएंगे? बड़े अहम सवाल आते हैं। इन सब मामलों के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका तारुफ करवा दूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ फैज़ कमोका साहब मौजूद होंगे, और राना एहसान साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के लीडर हैं हमारे साथ प्रोग्राम में। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तज्जियाकार हैं, हमें शो में ज्वाइन करेंगे। थैंक यू वेरी मच सर, आपका भी। सबसे पहले फैज़ कमोका साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। ये कौन लीक कर रहा है ऑडियोज़, इसके मंदरजात पे भी बात करते हैं, लेकिन कौन लीक कर रहा है ऑडियोज़? आपकी पार्टी ये कह रही है हमें पता है कौन लीक कर रहा है, और मकसद क्या है? ये सबको पता है कि कौन लीक कर रहा है, और मुझे नहीं पता, मकसद भी बड़े वाजे हैं। आपको नहीं पता तो फिर मेरे ख्याल में बता देना सर। अब आपकी जो ये, मैं इसको कम इल्मी तो नहीं कहूँगा, चले ला इल्मी कह लेता हूँ। तो सभी को पता है, पाकिस्तान के किसी आम शहरी को भी पूछेंगे तो वो बता देगा कि ये कौन कर रहा है और इसके पीछे मकासद क्या हैं। मकासद ये हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के लोग जो हैं, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम इस वक्त कायदे अवाम इमरान खान के साथ खड़े हो चुके हुए हैं। अब इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि अगला जितना भी टाइम है वो इसके ऊपर सर्फ किया जाए कि किसी तरीके से पाकिस्तान के अवाम और इमरान खान के दरमियान फासला पैदा किया जाए। किसी तरीके से जो मोहब्बत इमरान खान की लोगों के दिलों में पैदा हो चुकी है, जो इमरान खान का नज़रिया लोगों के दिलों में पवस्त हो चुका है, उस नज़रिए को जो है वो ख़त्म किया जाए उनके दिलों से। तो ये मुमकिन नहीं है, ये जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें
ये जैसे आपको पता है डीप फेक जो ऑडियोज़ का सिलसिला चल रहा है, वीडियोज़ भी आ सकते हैं, तो पाकिस्तान के लोग अच्छी तरह से इन तमाम हथकंडों से अब वाकिफ़ हो चुके हुए हैं। ये पाकिस्तान के सामने इस वक्त ये जो 13 पार्टियां हैं जो हुकूमत में हैं, ये जो एक इम्पोर्टेड रजीम इस वक्त, ठीक, अब मकसद आपने बता दिया कि इसका क्या होगा। ब्रीफली सिर्फ इसके अंदर ये ऐड कर दीजिए कि जिन लोगों को आपकी पार्टी जब क्लेम करती है नहीं पता, तो खुल के आ जाएं और बताएं। ये बड़ा सीरियस मैटर इस वजह से है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस की एक सिटिंग और एक एक्स प्राइम मिनिस्टर की ऑडियोज निकली हैं, तो ये बड़ा संजीदा स्टैंड इस पर लेना पड़ेगा, सिवाय इसके कि सिर्फ इसको ब्रश असाइड कर दीजिएगा, सबको पता है कौन है। देखिए भाई, आप समझते हैं कि इस वक्त गवर्नमेंट जो है वो ये जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, इनके पास इख्तियार है। चाहिए था कि इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के किसी जो है वो जज या एक पूरी कमेटी बनाई जाती जो इस तमाम इशू को देखती, और फिर इसके जो ज़िम्मेदारान हैं, ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है पाकिस्तान की कि वज़ीर आज़म के हवाले से शहबाज शरीफ की गुफ्तगू सुनवाई गई है, पहले वो ऑडियोज़ लीक की गई, फिर इसके बाद ये ब्रीच तो वाकई है जो है वो डीप। अब ये बड़ा आम सवाल है, हम तो जिस दिन से जो कुछ हो रहा है पहले दफा मेरे ख्याल में मरियम नवाज साहिबा शहबाज शरीफ साहब की जब ऑडियो लीक हुई थी, हम तो उस वक्त भी ये बात करते थे कि ये अहम चीज़ यहाँ पर ये है, बायस शर्मिंदगी बात यहाँ पर ये है, और बहुत तशवीशनाक बात यहाँ पर ये है कि कर कौन रहा है और उसकी डेप्थ तक पहुँचना चाहिए। राना एहसान साहब, कमेटी बनाई गई और राना सनाउल्लाह साहब उसकी फाइंडिंग्स आने से पहले ये कह रहे हैं कि मैं दो टोक अल्फाज में बता दूं, चलें अपनी एजेंसीज़ को, ठीक है आप समझ रहे हैं कि यहाँ से नहीं हुआ, उन्होंने तो गैर मुल्की एजेंसीज़ को भी इससे बरी ज़िम्मा करार दे दिया इससे पहले कि उस कमेटी की रिपोर्ट सामने आए। सर, ये कैसे हो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो कमेटी बनी है उसमें हसास अदारों के रहनुमा भी शामिल हैं और वो किसी सियासी पार्टी से बिलोंग नहीं करते जी। वो जो है रियासत पाकिस्तान से करते हैं, तो वो इंक्वायरी की जो भी रिपोर्ट आएगी, इससे हाई लेवल कमेटी बन नहीं सकती। तो जो बना दी गई है यही तरीका कार होता है और उस तरीका कार पे अमल हो रहा है। जो राना सनाउल्लाह मैं तो बिल्कुल कह रहा हूं, लेकिन रिपोर्ट आई नहीं है उससे पहले। ये क्या आप फिर ये कंफर्म कर रहे हैं कि ये इन्वेस्टिगेशन यहां तक पूरी हो चुकी है जो राना सनाउल्लाह साहब ने शेयर की है कि कोई एजेंसी मुल्की या गैर मुल्की कोई रोल नहीं है किसी का? मुझे नहीं पता कि उन्होंने ये किस बेसिस पे कहा है, लेकिन अगर उन्होंने कहा है, मैं तो जो है मैं तो उसको वेट करूंगा जब तक इस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स नहीं आती और चीजें हकायक जो है अवाम के सामने नहीं आती है। लेकिन यहाँ देखें, दोहरा म्यार अपनाया जाता है, और क्योंकि जब हमारी कोई ऑडियो लीक होती है या वीडियो लीक होता है, उसका कंटेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, तब ये पूछना जरूरी नहीं होता कि ये कैसे लीक हुआ है। तब उसके ऊपर इनके जो पूरी पार्टी के जो जितने मेंबरान है पीटीआई के, वो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा जो है वो उसके मजे लेता है। लेकिन अब जो कंटेंट आया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये तो चले एक इंक्वायरी हो रही है, लेकिन मैं समझता हूँ इनका जो पर्दा था वो फाश हो चुका है। इनका जो भयानक चेहरा था वो अवाम के सामने बेनकाब हो चुका है। और हकीकत क्या निकली है कि ये जो डीप फेक की बातें कर रहे हैं, ये खुद बहुत बड़े डीप फेक निकले हैं। ये खुद बहुत बड़े जो है। राना साहब, इसको कोर्ट लेके जाएं। देखें, वो हॉर्स ट्रेडिंग का अगर आपके तौर पे मुबैना तौर पे ऑडियो ठीक है, इसके पहले इसका फोरेंसिक कराया जाए ऑडियो का, इसको कोर्ट लेके जाएं। इमरान खान साहब को वहां पे ट्राई करें कि ये क्यों आप 5 बंदे खरीदने की बात करें मुबैना तौर पे, लेकिन वो फोरेंसिक के बाद ही क्लियर होगा। बिल्कुल कोर्ट तो लेके जाएंगे। और सबसे बड़ा तो ये कंस्पिरेसी थ्योरी के ऊपर लेके जाएंगे, कंस्पिरेसी साजिश के ऊपर लेके जाएंगे, जो उन्होंने मुल्क के खिलाफ और मुल्क के बायलैटरल और फॉरेन पॉलिसी के खिलाफ जो इन्होंने घड़ी आलमी साजिश की। और ये जो हकीकी आजादी इन्होंने बंदे खरीद के 5 जो खरीदे हैं बंदे, वो इन्होंने खरीद के हकीकी आजादी बंदे खरीदे। राना साहब, वो यूज क्यों नहीं हुए कहीं पे? उन्होंने वोट क्यों नहीं दिया? वैसे हाँ, बस वो नहीं दे सके। लेकिन इनका जो, या मुझे नहीं पता वो क्यों नहीं दे सके, लेकिन हकीकत ये है कि जो ये लेक्चर दिया करते थे, जो ये एक ड्रामेबाजी करते थे, जो ये दूसरी साइड पे इल्जाम लगाते थे, इन्होंने ये कहा, इनकी ऑडियो में ये कहा गया कि हर हरबा इस्तेमाल करो, हर स्ट्रेटजी इस्तेमाल करो, लोग हमारे साथ हैं तो जो मर्जी करो। और ये इनकी प्लानिंग भी देखें, ये साबित हुई है। ये करते रहे कि अवाम को एक झूठा बयानिया दो, अवाम में इश्तियाल फैलाओ और फिर आगे अवाम को इस्तेमाल करके। ये जो राना साहब पीटीआई कह रही है कि हमें पता है कि कौन है हैकर, कमोका साहब भी कह रहे हैं मुझे नहीं पता कि कौन है एग्जैक्टली। आपको पता है कौन है हैकर? वैसे मुझे भी नहीं पता, कमोका साहब बता ही दें कौन है। मैं तो रिपोर्ट का इंतजार कर रहा हूँ
कमोका साहब को पता है तो उनसे कहे सबको बता रिपोर्ट दें का तो आपके साथ वजीर कुछ। दाखिला ने इंतजार नहीं किया सर। उन्होंने कमोका साहब वजीर दाखिला ने कह दिया है, उन्होंने कहा है कि मुल्की एजेंसीज तो काबिल एहतराम है, बिल्कुल ठीक है, वो नहीं होगा उनका रोल। बहुत जल्दी वो जो है ना वो उस पर काम शुरू हो गया। उन्होंने गैर मुल्की एजेंसीज को भी उसमें से कहा है कि ये भी डाउट की लिस्ट से बाहर है। ये कोई इंडिविजुअल है जो ज़ाती मफाद के लिए पैसे पूसों के लिए करता रहे। सब मामले ये राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं, तो ये भी पॉसिबल है कमोका साहब कि वो किसी से पैसे दे के वीडियो किसी ने खरीद ली हो, और आप समझते हैं कि दूसरी भी किसी पार्टी की, यानी कि इनकी पार्टी की अब कोई आ सकता है वीडियो, या फिर ये नवाज़िशात का सिलसिला आपकी पार्टी के लिए जारी रहेगा आपके ख्याल में? देखिए जी, वज़ीर आज़म हाउस की सिक्योरिटी के ऊपर जो भी इदारे जिनकी भी ज़िम्मेदारी बनती है, उन सब के लिए ये लम्हा फ़िक्रिया है, और ये मैं समझूँ सीरियस सिक्योरिटी ब्रीच है। कोई शक नहीं है सर और इसमें। अगर ये इस किस्म का ये सारा मामला हुआ है तो इसके ऊपर एक सीरियस किस्म की इंक्वायरी होनी चाहिए थी, और फिर नहीं वो तो एब्सोल्युटली सर होनी चाहिए, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। मैं सुन लीजिए, जी प्लीज बताइए। एक्चुअली ये हो चुकी थी ना बात, इस वजह से आप फरमाइए। गुजारिश ये है, जैसे अब वज़ीर दाखिला साहब फरमा रहे हैं कि जो है वो उन्होंने पहले से ही सब लोगों को बरी ज़िम्मा करार दे दिया है, तो इसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि वो अच्छा ब्रिगेडियर फारूक अमीन साहब, देखिए मैं वो थोड़ा उनको भी शामिल गुफ्तगू अभी रखना है। फाइंडिंग आई नहीं है। बिल्कुल दुरुस्त, यही तो मैं सवाल पूछ रहा था, ये किस तरह से राना सनाउल्लाह साहब ने कह दिया, ब्रिगेडियर साहब राना सनाउल्लाह साहब ने रिपोर्ट की भी फाइंडिंग नहीं आई, उन्होंने पहले कह दिया। ये बड़े स्ट्रेटेजिक अंदाज में ये लीक्स का जो सिलसिला है जारी है, ये हैकर आपके ख्याल में कौन है, ये चाह क्या रहा है, आपको भी पता है वैसे कौन है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो कल या परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी बड़ी डिटेल में, उसमें उन्होंने भी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उन्होंने इंडिकेट किया था कि ये इनसाइड जॉब है, इनसाइड द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कोई रोग एलिमेंट्स हैं जिन्होंने ये प्लान किया। आजकल आपको पता है मेरे आपके पास सबके पास डिवाइसेस तो बहुत आ गई है, लेकिन हर किस्म का सॉफ्टवेयर हम लोगों के पास है, कमर्शियली अवेलेबल है। और ये मैं आपको बता दूं, आई डोंट रूल आउट द पॉसिबिलिटी कि ये अंदर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के लोग हैं। एंड आजकल आपको पता हर चीज पे पैसा चलता है। एंड पॉलिटिकल पार्टीज के सोशल मीडिया सेल्स के जो आईटी प्रोफेशनल और एक्सपर्ट्स हैं। अच्छा। अब तो देखें प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का ना, अब तो जनाब अब तो एक जोक बन गया पाकिस्तान में। मैं तो देखता नहीं ये फैब्रिकेटेड डॉक्टर फेक ऑडियोज वीडियोज कई दफा, क्योंकि वो एक खास पॉलिटिकल पार्टी आपको पता है। आपकी थोड़ा सा ऑडियो में इशू आ रहा है सर, आई हैव टू इंटरप्ट यू हियर। थोड़ा सा ऑडियो में इशू है, हम आपको सही तरह से सुन नहीं पा रहे। अब आपसे दोबारा सर इस पर करते हैं बात। एक्चुअली ब्रेक का भी वक्त आ गया है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। आर्मी चीफ की जो दो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं, एक की एक्सटेंशन नहीं ले रहे, दूसरा फौज सियासत से दूर रहेगी, लेकिन सियासत या सियासतदान किस तरह फौज से दूर रहेंगे, इस सब मामले के ऊपर गुफ्तगू करेंगे, अपने मौजूद मेहमानों से इन सवालों के जवाब लेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि आर्मी चीफ की इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स आई हैं कि वो एक्सटेंशन नहीं लेना चाहते, दूसरा फौज खुद को सियासत से दूर रखेगी। तो कमोका साहब आर्मी चीफ एक्सटेंशन नहीं लेना चाहते, इमरान भी ऑफर कर चुके हैं कि नए आर्मी चीफ की तकर्री अगले इलेक्शंस तक रोकी जाए, तब तक एक्सटेंशन का भी कोई तरीकाकार निकाला जा सके। तो क्या ऐसा ही है कि जैसा वजीर दिफा कह रहे हैं कि ये जो लॉन्ग मार्च है जो आप करने जा रहे हैं, ये आर्मी चीफ की नए आर्मी चीफ की तकर्री की वजह से ये सब मामला? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम तो पिछले कोई जब से ये इम्पोर्टेड रिजीम आई है उस दिन से पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत सड़कों पे है, और हम चाहते हैं कि एक इन असम्बलियों की जो रेलिवेंस है वो ख़त्म हो चुकी हुई है, तो दोबारा से फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। उसके लिए बिल्कुल हम बैठ के बात करने के लिए तैयार हैं। और इस वक्त देखिए प्री रिक्विजिट है, इस वक्त हमारी जो इकॉनमी है वो जिस सतह तक पहुंच चुकी है। बैठ के किस चीज़ पे बात करने के लिए तैयार है वैसे आप? जी इलेक्शंस के लिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए हमारे वो बात नहीं करना चाह रहे सर हुकूमत। आज भी मरियम औरंगजेब साहिबा ने कहा कि वो तो बात ही हमने करनी नहीं, किससे बात करें, क्यों बात करें, फ़ायदा ही कोई नहीं बात करने का। तो वो नहीं करना चाह रहे, तो फिर हमारे पास आखिरी ऑप्शन यही है कि फिर हम जो लोग हैं वो फिर अपना हक लेने के लिए पुरअमन तरीके से सड़कों पे निकलेंगे। तो ये फिर हम अपने लॉन्ग मार्च की तैयारी कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की तारीख़ में
इतने लोग पहले कभी नहीं निकले होंगे जितने इस लॉन्ग मार्च के दौरान निकलेंगे। अच्छा, उससे आप समझते हैं कि आप फोर्स कर लेंगे हुकूमत को नए इलेक्शंस के अंदर? जी, उससे आपको लगता है कि आप फोर्स कर लेंगे पुरम तरीके से, आप इस्लामाबाद जाएं, वहाँ पे जाके बैठ जाएं तो नए इलेक्शंस? ऑब्वियसली जो जितनी भी दुनिया के अंदर जहाँ पे इस किस्म की गवर्नमेंट्स आती हैं जो लोगों की ताकत से नहीं आती, जो किसी डील के तहत आती हैं, किसी जो है वो शॉर्टकट के ज़रिए से आती हैं, तो फिर उसके लिए अवाम के पास और कोई तरीका नहीं रह जाता अपना हक लेने के लिए सिवाय इसके कि वो पुरअमन एहतजाज करें। बिल्कुल ठीक। और अच्छा, पुरअमन एहतजाज आपने तो करना है, वो पूरे तो ये कह रहे हैं कि आप इतनी बड़ी तादाद में लोग निकलेंगे कि इससे पहले शायद मेरे ख्याल में 1947 के बाद ये सबसे बड़ी तहरीक ठीक है। बिल्कुल ठीक है, दैट रिमेन्स टू बी सीन। राना एहसान साहब निकलेंगे, वो कह रहे हैं हम निकलेंगे भी पुरअमन। मरियम नवाज साहिबा ने 2-3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है सर, उसके अंदर एक बड़ी चीज़ उन्होंने रिवील की है और वो उन्होंने ये कहा है कि राना सनाउल्लाह साहब तो ये कहते हैं कि आने दें इनको, बैठ जाएंगे, उठ के थक के चले जाएंगे। ये मरियम नवाज साहिबा ने खुद बताया कि उन्होंने कहा कि मैं ये कह रही हूँ कि नहीं आने देना इनको, मतलब। और उसके बाद फिर राना सनाउल्लाह साहब की ट्वीट शुरू हो जाती हैं जिसमें वो नो होल्ड्स बार्ड वो बताते हैं कि फिर मैं कितना ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल करूँगा। तो ये जो तसादुम की तरफ मामला लेके जाना है, मरियम नवाज साहिबा चाहती हैं, ये उनकी जिद है कि इस तरफ मामला जाए, बैठ के बातचीत नहीं हो सकती? नहीं देखें, आपस में जब मुशावरत होती है या प्लानिंग हो रही होती है कि किस तरीके से इस मसले को, या ये जो अवामी फोर्स का ये जो दावा कर रहे हैं कि आने लगी है और पता नहीं कितना बड़ा जो सैलाब आएगा अवाम का, तो फिर ऑब्वियसली हुकूमत ने तो अपना लाएमल बनाना है ना। इसमें कोई अनहोनी बात तो नहीं है कि आपस में कोई हर बंदे का मुख्तलिफ ओपिनियन हो सकता है। अब बात ये है कि इनके आने में कोई मसला नहीं है, ये आए, इनको अगर इजाजत देते हैं तो हम इनको F9 में भी जगह दे दें। इशू क्या है? ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि हमने आना है रेड जोन के अंदर, हमने बैठना है डी चौक के अंदर। तो उस चीज की इजाजत नहीं दे सकती ना कोई भी रियासत, क्योंकि वहां एम्बेसीज हैं, वहां आपकी सुप्रीम कोर्ट है, असेंबली है, आपका पाकिस्तान सेक्रेटेरिएट है। राना सनाउल्लाह साहब इस्लामाबाद एंटर होने की बात कर रहे हैं, आज का उनका बयान है। रेड जोन तो बहुत दूर है, वो कह रहे हैं इस्लामाबाद दाखिल नहीं होने देना। अकबर, जब आप अनाउंस करेंगे कि हमने ये करना है, जब आप अनाउंस कर रहे हैं ना, हर बंदा इनका जो टॉक शो पे आता है यही कह रहा है कि हम डी चौक में आएंगे और हमें रोक नहीं सकेगा कोई, और ये सैलाब आ रहा है और हम इलेक्शन लेंगे। तो ये इस चीज की इजाजत तो कोई नहीं दे सकता कि रियासत को या गवर्नमेंट को या गमाल कोई जमात बनाए। तो हमने प्रिकॉशंस तो रखनी है, वो हम रखेंगे। अगर इनका ये नियत होती कि हमने आना है जी F9 पार्क में, हमने धरना देना है, तो हम इनको इजाजत दे देते। एक तो ये चीज तय होगी। लेकिन दूसरा, अब ये इनके बकौल पिछली दफा भी यही था कि अब आएंगे और पता नहीं 25 लाख बंदा आने लगा है और ये रिकॉर्ड टूट जाएगा, फिर 15,000 बंदा भी नहीं आया। उन्होंने माना, वो कह रहे हैं कि हमारी तैयारी नहीं थी, सब कुछ खान साहब नहीं, चले अब अच्छी तैयारी कर लें, अब अच्छी तैयारी कर लें। अब इशू ये है कि अगर ये आ भी जाते हैं, यानी कि बहुत अगर मान लेते हैं आ भी जाते हैं और ये हमें मना भी लेते हैं कि हम इलेक्शन की डेट दे दें और इलेक्शन हो भी जाते हैं, तो अगली दफा ऑपोजिशन यही ड्रामा करके कहे कि हम भी बंदे लेके आ रहे हैं, आप इलेक्शन करा दें। तो ये जो निजाम है ये इस तरह नहीं चल सकता। तो ये हमें इनको रोकना है, इधर फुल स्टॉप लगाना है। और दूसरी चीज देखिए, बात ये है, इनका मौक़िफ़ था। मैं जरा इस पे ब्रिगेडियर साहब का कमेंट ले लूं सर इसके ऊपर। हाँ ब्रिगेडियर साहब, ये जो सूरत हाल यहाँ पे बन रही है और इधर से फोर्स का इस्तेमाल, उधर से खान साहब भी नहीं, वो कहते हैं कि मैं तो पीछे नहीं रहूंगा और मैं जाऊंगा इस्लामाबाद, और फिर जेल भरो तहरीक का भी आज उन्होंने ऐलान कर दिया। जब ये सूरत हाल बनेगी तो हाईली लाइकली चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि मामला आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है। अब आउट ऑफ कंट्रोल होगा तो जो सियासत से दूर रहने का ऐलान है वो फिर थोड़ा मशकूक हो जाएगा, फिर किसी को तो इंटरवीन करना पड़ेगा सर। देखें जी, वेरी क्विकली, क्योंकि आप टाइम बहुत कम देते हैं। 2014 में इमरान खान ने अपनी लॉन्ग मार्च की थी, वो इस्लामाबाद आए थे और डी चौक में आपको पता है 30 अगस्त को बड़ी वहाँ पे लड़ाई मारपीट हुई, हंगामा रही हुई थी। और उसके बाद फिर जनरल राही चीफ, आर्मी चीफ थे, उन्होंने बुलाया इमरान खान को, डॉक्टर कादिर साहब को, कि कोई मामला निकल आए, कुछ एमिकेबल सोल्यूशन निकल आए। लेकिन फिर भी आप देखें कि इमरान खान जो है वो 126 दिन उन्होंने किए, वो तो फिर हो गया अपना साने APS, तो वो हियर टू रैप इट अप ऑन द 15th of December, तो वो बैठे हुए थे वहाँ पे। मैं इस तरह जो दूसरा लॉन्ग मार्च था, ये जो इमरान खान का भी पीछे अपने नवाज शरीफ साहब आए, उसमें आप देखें क्या हुआ। वो जुडिशरी मूवमेंट थी, 2009 की बात है मेरा ख्याल है। उसमें व्हाट हैपेंड, वो लाहौर से निकले, 30-40 हज़ार बंदा उनके साथ था, वो गुजरांवाला गए, उनको आर्मी चीफ की कॉल आ गई। सो और इससे पहले मैं आपको भी बता दूं, इसको रिकन्फर्म कर लें
90s में बेनजीर भुट्टो साहबा ने एक लॉन्ग मार्च की कॉल दी थी, और उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे उन्होंने क्या किया था, और आपको पता बड़ा सख्त सियासी तनाव बिटवीन प्रेसिडेंट गुलाम रजा खान और नवाज शरीफ साहब चल रहा था, और दोनों को कहा गया जी थैंक यू वेरी मच, बहुत घर चले गए। तो सर वो उस दौर का मुवाजना इससे तो नहीं ना कर सकते। सुने, नहीं मेरी बात सुने, मैं जो पॉइंट मैं ये करना चाह रहा हूँ कि जब कभी लॉन्ग मार्च इस तरह की होती है, और इस दफा तो लगता है ये बहुत तैयारी से अगर ये आते हैं और कन्फ्रंटेशन होती है, मुल्क में कियोस होता है, तो फौज जो है वो फिर जारी बात है विल नॉट लाइक कि मुल्क में कियोस है, स्पेशली जबकि कल आपकी मूडी की रेटिंग भी जो है वो भी चांदी में चली गई है, CA1 में चली गई, जो कि बड़ा डेंजरसली लो लेवल है। तो ये वक्त जहां पे इतनी सीवियर कन्फ्रंटेशन हो, पोलराइजेशन हो, ऊपर से इस्लामाबाद को इस वक्त कंटेनर सिटी बना हुआ है, और पता नहीं कितने लोगों पे इमरान खान लेके आते हैं। इस दफा ये मैं बता दूं कि इमरान खान की जो मैं एज एन एनालिस्ट मैं जो देख रहा हूँ कि जितनी लॉन्ग मार्चेस माजी में हुई है पाकिस्तान में, मुझे लग रहा है कि ये सबसे ज्यादा वेल प्लान, वेल ऑर्गेनाइज और बड़ी तैयारी के साथ जो ये चले वो तो ठीक है, लेकिन फिर मामला वहीं पे आ जाएगा ना कि वो सियासत से वो दूर होना चाहते हैं, सियासतदान और सियासत उनसे दूर नहीं होना चाहती, ये हो जाएगा फिर मामला। एग्जैक्टली, दैट इज द पॉइंट। सियासतदानों ने आपस में ये पोलराइजेशन हंगामा करके, और इकोनॉमी में और अनसर्टेनिटी आएगी, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी होगी, आपकी मईशत और बैठेगी, एकदम लोग बाहर वाले लोग भी कहेंगे पता नहीं पाकिस्तान में क्या होने वाला है कि इतने पता नहीं बड़ी तादाद में लोग इस्लामाबाद में दाखिल हो गए, पता नहीं ये गवर्नमेंट रहती है या नहीं। हालांकि मैं बिल्कुल कहता हूँ कि किसी लॉन्ग मार्च के नतीजे में गवर्नमेंट कभी नहीं जानी चाहिए। गवर्नमेंट ने अगर जाना है तो जमहूरी तरीके से जाए, दैट इज द वे। अदरवाइज ये तो अभी राणा साहब ने सही कहा, वो तो हर गवर्नमेंट जो है वो जरा एक लॉन्ग मार्च लाएगी तो गवर्नमेंट नो विद द इंस्टेबिलिटी। राणा एहसान साहब, आप लेजिटिमेसी के लिए आप क्यों इदारों की तरफ देखते हैं? आपकी पार्टी, आपकी हुकूमत, आपकी जो इस वक्त इत्तेहादी हुकूमत है, आवाम की तरफ क्यों नहीं देखते? और क्या मुज़ायका क्या है इसमें? अभी तो ये सब आप जो बात कर रहे थे, इमरान खान साहब इतने बदनाम हो गए हैं, इतना मामला है, उनकी ये सब कुछ मुबैना तौर पर जो ऑडियो लीक्स हैं, ये सब मामला खुल के सामने आ रहे हैं। चले जाएं इलेक्शन में सर, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, एक दफ़ा इसका तो कुछ मामला निकले, को हल निकले सब मामले का जो सूरत हाल बनी हुई है। नहीं, एक बंदे की ख्वाहिशात पे चले जाएं, एक बंदे के फेक बयानिए पे के आलमी साजिश है और उसकी ऑडियो में वो बता रहा है कि इससे हमने खेलना है, मुल्क की मईशत के मुताबिक बनाना है, मुल्क की मईशत देखें सर कहां पे। इसकी जिद पे चले जाए, क्योंकि जिद कर रहे हैं। नहीं, इसकी एक बंदे की जिद पे चले जाएं, बाद में फिर हम भी यही जिद शुरू कर दें, या कोई और ऑपोजिशन में वो भी यही जिद शुरू कर दें, ऐसे मुल्क नहीं चलते। एक बंदे को अपना जाके कहीं इलाज कराने की जरूरत है कि वो अपना जो ईगो है उसका बंदोबस्त करे। भाई 10 महीने रह गए इस हुकूमत में खत्म होने के, आप करें ऑपोजिशन। आपको क्या जल्दी है? क्या मौत आई हुई है कि अभी तो डॉलर जो है वो बेहतर हो रहा है, इकोनॉमी स्टेबलाइज हो रही है। मैं समझता हूं कि आगे हमारी IMF की डील होने के बाद वी आर हेडिंग टुवर्ड्स स्टेबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर, इसी पे मैंने थर्ड सेगमेंट में बात करनी है। आपकी तरफ ही आऊंगा सर। सबसे पहले ये इकोनॉमी स्टेबल हो रही है, डॉलर का रेट नीचे आ रहा है, इसमें कोई दूसरी शक नहीं है, लेकिन ये सस्टेनेबल होगा? इसहाक डार साहब जो डंडा चलाने की बात कर रहे हैं, उसके अलावा जो इंडस्ट्रीज बंद हो रही थी और कल उन्होंने एप्टमा के साथ मुज़ाकरात किए, वो कितने आगे वो वादे निभा पाएंगे? सबसे अहम चीज मुल्क की मईशत है, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। अब सबसे अहम बात करेंगे यानी कि मईशत, इसके साथ सब कुछ जुड़ा हुआ है। डॉलर नीचे आना शुरू हुआ है जब से इसहाक डार वापस आए हैं, बहुत अच्छी बात है, पाकिस्तान के लिए अच्छी बात है, क्योंकि एक्सचेंज रेट के साथ जो महंगाई है उसकी शरह भी तकरीबन डायरेक्ट ही जुड़ी हुई है। लेकिन इससे पहले क्यों नहीं ये डॉलर नीचे आया और ये ऊपर से ऊपर क्यों जाता रहा? ये जो सट्टेबाजी मुल्क के अंदर होती रही उस वक्त क्यों नहीं रुकी? डंडा जो कि इसहाक डार साहब कह रहे हैं कि अभी मैंने चलाया ही नहीं है, वो तो स्टेट का डंडा चलना था, या इसहाक डार साहब अपना कोई जाती डंडा लेके सवार हुए थे वहां से लंदन से, जिसकी वो बात करते हैं। इन सब मामला के ऊपर बात कर लेते। तो पहले राणा साहब आपकी तरफ में आ जाता हूँ, मुझे जरा इसका जवाब दे दीजिए, इससे पहले क्यों नहीं हो पाया? डंडा तो रियासत का ही चलना था उस वक्त, ये सब कुछ क्यों नहीं देखा? समझ आई लोगों को, मिफ्ता साहब को, मतलब ही इज इंटेलिजेंट मैन और अच्छे खासे फाइनेंस पे उनकी नजर है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं इन मीटिंग्स का हिस्सा रहा हूँ जब ये फैसले हो रहे थे। स्टेट बैंक ने भी बहुत एग्रेसिवली बैंक्स के साथ मीटिंग करके उनको पेनलाइज भी किया है। इसी तरह FIA, IB और जो अदारे हैं हसास, उन्होंने अफवान के जो ट्रांजिट और जो अफवान के अंदर डॉलर स्मगलिंग का इशू था उसको भी हैंड्स ऑन लिया। इसके साथ साथ
जो एक्सचेंज कंपनीज है उनके ऊपर भी नोटिस दिया गया और बड़ी सख्ती से कार्रवाई हो रही है। और फिर दार साहब के आने से उनकी जो रेपुटेशन है कि वो स्पेकुलेटर्स को जो है वो हैंड्स ऑन लेते हैं, तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं इन्होंने प्ले किया है। और डॉलर इंशाल्लाह ताला जिस तरह दार साहब कह रहे हैं कि 200 से नीचे आएगा, वो आएगा। देखें, ये क्वार्टर हमारा जो है इसके अंदर इस वक्त $13.5 अरब के रिजर्व्स हैं, जिसमें स्टेट बैंक के 8 अरब से नीचे हैं। ये चैलेंज है, लेकिन आगे आने वाले क्वार्टर में हमें इनफ्लोज अच्छी एक्सपेक्टेड हैं जो मल्टीलैटरल्स हैं उनसे। और उसके बाद जब एक दफा आपके रिजर्व्स बिल्ड हो जाएंगे स्टेट बैंक के, तो आप देखेंगे कि ये बड़ी तेजी से आप एक स्ट्रॉन्ग जो है वो रुपी और एक स्टेबल एक्सचेंज रेट की तरफ बढ़ जाएंगे। उससे होगा क्या कि आपकी जो इन्फ्लेशन है उसमें कमी आएगी। आपने देखा कि 1.5% से सीपीआई इन्फ्लेशन कम हुई सितंबर में। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस महीने अक्टूबर में भी कमी आएगी और लगातार आने वाले वैसे अगर इसको आम लोग जो देख रहे हैं, जो आप जो बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा अगर इसका जसारत करूं तर्जुमा करने की, तो आप ये कह रहे हैं कि मजीद कर्जे आएंगे तो पाकिस्तान की मईशत जो है उसको संभाला मिल जाएगा। फैज कमोका साहब, 200 से नीचे डॉलर आपको नजर आता है इसहाक डार साहब ले आएंगे? और फिर बात तो ये है कि ये एक घन चक्कर है कि यहां से डॉलर तो चले नीचे रहे, उधर से कर्जे तो और बढ़ा लेंगे हम। कमोका साहब, देखिए, बात यह है कि जिस तरीके से इसहाक डार साहब का मशहूर ज़माना फार्मूला है, अपना वो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, डॉलर झोंकेंगे मार्केट में, हमारे ऊपर डेट और बढ़ेगा। हम बड़ी तेज़ी के साथ जो है, मैं आपको बताऊं, वर्चुअली तो हम बैंकरप्ट हो चुके हुए हैं। दिसंबर में दिसंबर में हमारे स्कूक रिटायर हो रहे हैं। उसके बाद फिर डेट सर्विसिंग जो है वो सर पे चढ़ी हुई है। अगले 1 साल के दौरान तकरीबन $40 अरब पाकिस्तान को चाहिए सर्वाइव करने के लिए। तो कोई देखिए, बड़ी साफ़ और आसान ज़बान में बात करूँगा कि प्री रिक्विजिट है स्टेबल इकॉनमी के लिए या इकॉनमी की अच्छाई की तरफ सफ़र करने के लिए आपके मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, जो कि इस वक्त नहीं है। कोई भी मुल्क जो है इस फ्रेजाइल गवर्नमेंट के ऊपर, इस जो हुकूमत तो है इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत है, जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है पूरी दुनिया के अंदर। 80% लोग ज़मानतों के ऊपर हैं, इनके वज़रा, और कोई मुल्क के अंदर आपको कोई भी निज़ाम चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो सिर्फ डॉलर की कीमत को ना देखें आप, ओवरऑल पाकिस्तान की रेटिंग जो है वो कहाँ चली गई, अब हम दुनिया में कहाँ रेट हो रहे हैं, क्या दुनिया पाकिस्तान के बारे में क्या सोच रही है। लम्हा फ़िक्रिया है पूरी कौम के लिए जो है वो इस वक्त ये गौर करने की ज़रूरत है। और मैं बता रहा हूँ, कोई और दूसरा हल नहीं है सिवाय इसके कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों और उसमें जो गवर्नमेंट आए, जो भी गवर्नमेंट आए, उसके पास 5 साल का मैंडेट हो और वो फिर फैसले करे इस मुल्क के लिए। अच्छा फारूक हमीद साहब, जो भी इलेक्शन होने चाहिए हो जाएं, तो उसके बाद एक जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है वो इतना हॉस्टाइल नहीं रहेगा ऑपोजिशन और इस वक्त की हुकूमत के, क्योंकि इनके अंदर तो डिवाइड आगे ऐसी रहेगी। लेकिन आके जो भी पार्टी आएगी करेगी वही जो अभी ये कर रहे हैं, पीटीआई वाले आएंगे वो भी, उनके पास भी आके कोई और ऑप्शन नहीं होगी। लेकिन ये जो पहले चलता रहा, इन दोनों चीज़ों पे कमेंट कर दीजिएगा, ये किधर थे स्टेट बैंक इससे पहले, एजेंसीज किधर थी बाकी सारी, ये जो सब डॉलर सट्टेबाजी से ऊपर जाता रहा, दोनों पे कमेंट कर दीजिए। देखिए, यही तो अपना अफसोस की बात है कि मिफ्ता साहब वाज हेल्पलेसली सीइंग व्हाट वाज हैपनिंग। हम सब परेशान थे, पूरी कौम। 2-2.5 हफ्ते ये चलता रहा मामला, 245-250 तक तकरीबन डॉलर चला गया था। ये सट्टेबाजी कर रहे थे बैंक्स वाले। मुझे ये बताएं, अगर उनके खिलाफ इंक्वायरी हुई, एफआईआर आई भी, अच्छी बात है, लेकिन हैव द हेड्स रोल्ड इन द बैंक्स जिन्होंने ये तमाम गड़बड़ की है। और $28 बिलियन या $50 बिलियन का फिगर आ रहा है जो इन 8 बैंकों ने बनाए थे। एक बंदा भी पकड़ा गया है, एक हेड भी रोल किया इन बैंकों का। नंबर 1 नहीं, कुछ नहीं होगा, बस उन्होंने जो बनाना था बना लिया। आगे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, इंस्टेबिलिटी, मतलब है बुरी मईशत, गिरती हुई इकोनॉमी और आपकी कौमी सलामती को खतरा है। दिस इज वेयर द मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट कम्स इन। दे विल बी कंसर्न्ड कि भाई ये जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन हो रही है, जब हर पाकिस्तानी कंसर्न्ड है तो वो भी जाहिर बात है कंसर्न होंगे। उनके कंसर्न लेवल तो फिर और स्ट्रेटेजिक हो जाता है नौयत का, क्योंकि पूरा वो इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सब चीजें वो देख रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर
ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, इन जो भी है सियासी बड़ा अहम पॉइंट है वैसे ब्रिगेडियर साहब, वो देख रहे हैं इस मामले को। आपकी इस वक्त सिक्योरिटी जो है वो स्टेक पे है, तो क्या उनकी क्या राय है इस सब मामले के ऊपर? डू दे आल्सो वांट इलेक्शन? वो भी इलेक्शन चाहते हैं क्या? नहीं, मैं समझता हूँ, देखें उनकी राय तो ये होगी कि हुकूमत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है, जो गवर्नमेंट है उनके काम है पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी को खत्म करना, उनका काम है इस मामलात को कंट्रोल करना ताकि मुल्क में पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ठीक हो, ताकि इकोनॉमी आपकी चल सके। सारा कुछ मतलब अब वही कंट्रोल कर रहे हैं। अब यहाँ पे इकोनॉमी भी उन्होंने कंट्रोल करनी है। टाइम बहुत थोड़ा, क्लोजिंग रिमार्क्स राना अज़ान साहब। नो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की जिम्मेदारी, एक टाइम थोड़ा मुझे कमेंट करें। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इमरान खान फैला रहा है, उसको हम सीधा कर लेंगे। दूसरा, इलेक्शंस, मुझे किसी इकोनॉमिस्ट को मुझे बताएं कि अगर $8 अरब से आपके रिजर्व नीचे हो, 3 महीने की केयरटेकर हुकूमत, अगली हुकूमत जो 3 महीने में सेटल इन होगी, क्या होगा मीशत को? आपकी मीशत सैलाब के बाद इलेक्शन अफोर्ड ही नहीं कर सकते। हमें रिजर्व्स को बिल्ड करना है, पहले स्टेबिलिटी लानी है, फिर आप इलेक्शंस कराएंगे। ये बिल्कुल ये मुल्क के खिलाफ, ये मुल्क के, मुझे किसी इकोनॉमिस्ट को बैठा के मुझे बता दें 6 माह के ये नल पीरियड जिसमें आप केयर टेकर हुकूमत लाएंगे, अगली हुकूमत को बैठाएंगे, आपका पता है मीशत के साथ क्या होगा? ये गलत डिमांड है, ये गैर। कमोका साहब, सैलाब वाला मामला जो ये बात कर रहे हैं, अब लास्ट रिमार्क्स क्लोजिंग कमोका साहब से ले लेते हैं। किसी को बैठा लें मेरे साथ, मुझे बताएं क्या होगा 6 महीने में। कमोका साहब आप ये बताइएगा, सैलाब की सूरत हाल में जो राना साहब बात कर रहे हैं उस पर जरा कमेंट कर दीजिएगा, क्लोजिंग रिमार्क्स। कर्जों पे रहना कोई कामयाबी नहीं है। We have to get out of this debt। भाई मुल्क आपने डिफॉल्ट कराना है और मुझे रास्ता बताएं ना। सैलाब के मामलात को देखा है, इनको जरा चुप कराइएगा। जी प्लीज जरा एक मिनट कमोका साहब को जरा बात करने दीजिए। जी ऐसे तो नहीं, आग लगी हुई है, अभी तो आग बुझानी है। राना साहब 1 मिनट दे दें। जी कमोका साहब। अच्छा, इसमें देखिए आग इनके अंदर लगी हुई है, पहले उसको कोई पानी शानी फेंके। राना साहब को नहीं, मैं तो सिर्फ एक टाइम बहुत थोड़ा सर, सिर्फ ये बता दें कि और क्या तरीका कार है इसके, और सैलाब के साथ किस तरह इलेक्शंस होंगे। उसकी तरफ मेरी बात सुनिए। सैलाब की सूरत हाल को जिस तरह से जिस भोंडे और बुरे तरीके से इस गवर्नमेंट ने डील किया है, कोई बाहर की एजेंसी, कोई मुल्क आपके ऊपर सैलाब के लिए जो वो इमदाद कर रहे हैं, वो आपके ऊपर एतबार करने के लिए तैयार नहीं है। और वो डायरेक्टली यहाँ पे आके तो लोगों के अंदर जो है इमदाद तकसीम कर रहे हैं। हालात तो ये हैं, क्रेडिबिलिटी तो ये है इस गवर्नमेंट की, कैसे ये स्टेबल कर लेंगे 6 महीने में। 6 महीने इनको हो गए, तबाह बर्बाद करके रख दिया सारे मुल्क को इन्होंने। ये बंदर बांट हुई है वजारतों की, और ये शहबाज शरीफ साहब का एक उन्होंने हवा बनाया हुआ था कि जी शहबाज स्पीड, उसकी सारी स्पीड यहाँ पे उसकी हवा निकल गई है सारी स्पीड की। तो कुछ बचा है इस मुल्क के पल्ले जो ये सिर्फ और सिर्फ डॉलर वाला भी सारा मामला हुआ। मिफ्ता इस्माइल किसी वक्त ये 30 सेकंड से लास्ट और बताएगा कि किस तरीके से ये सारा पैसा इस पीरियड के दौरान फिर मनी लॉन्ड्रिंग बाहर भेजा। जी ब्रिगेडियर, हमसे स्मार्टर इंटेलिजेंट तो अफगान तालिबान हैं और इंडिया वाले हैं। उन्होंने कैसे अपना ऑयल और गैस को देख के वहां पे रशीद के साथ एग्रीमेंट्स कर लिए। हम बैठे हुए हैं, ना हमें कोई गैस दे रहा है, ऑयल हमें पता नहीं डेफर्ड पेमेंट पे आ रहा है, हम क्यों नहीं वो रास्ता। प्रोग्राम का एक्चुअली टाइम खत्म हो गया। इस पे अगले प्रोग्राम्स के अंदर भी तफसीली जरा गुफ्तगू करेंगे मईशत के हवाले से। प्रोग्राम का एक्चुअली वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन, प्रोग्राम देखा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आपसे कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी, सेम टाइम सेम चैनल। इजाजत दीजिए।